सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी गाइस। तो आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं, आप लोग मेरे पीछे देख ही चुके होंगे, सिंथेसिस के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं उन स्टूडेंट्स को एड्रेस करना चाहूँगा जिनका नाम मैंने लास्ट लेक्चर में नहीं लिया था या जिनको मैं थैंक यू नहीं कह पाया था। तो गाइज आपको थोड़ा सा और वेट करना होगा, क्योंकि आपके लिए थैंक यू फिर थोड़ा अलग तरीके से बोलना पड़ेगा। तो आज के लिए हम उस बारे में बात नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और टॉपिक के साथ में हमें यह समझना ज़रूरी है कि सिंथेसिस जो है वो आपकी इंग्लिश राइटिंग को किस तरीके से अफेक्ट करता है। कई सारे स्टूडेंट जो है वो साधारण या छोटे छोटे वाक्यों में अपना आंसर नहीं लिखना चाहते। वो चाहते हैं कि सर हम छोटे छोटे 3-4 अगर सेंटेंस है या 2 सेंटेंस है, 3 सेंटेंस है, तो उन्हें मिला करके एक बड़ा सेंटेंस बना ले और उसके बाद अपनी बात को अच्छी तरीके से रख पाएं, ताकि थोड़ा सा वो अट्रैक्टिव लगे, थोड़ा सा अच्छा एक्सप्लेन करने में लगे। तो गाइस उन लोगों के लिए भी आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अपनी पेन ले लीजिए, अपनी कॉपी ले लीजिए और बैठ जाइए, बिल्कुल सिट टाइट, तो अच्छे तरीके से बैठ जाइए। और आज हम लोग अच्छे से सिंथेसिस को पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से साधारण वाक्य मिल करके मिश्रित वाक्य बनते हैं या फिर संयुक्त वाक्य बनते हैं। इसके बारे में हम लोग आज जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं और लास्ट में आप लोगों के लिए एक्सरसाइज रहेगी जिसके आंसर्स मैं अगले लेक्चर की स्टार्टिंग में बताऊंगा और आपको वो 5-6 क्वेश्चन जो है कमेंट बॉक्स के अंदर सॉल्व करने होंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक, है ना। बीच में छोटे छोटे क्वेश्चन जो है टेंस के या इधर उधर के, वो भी पूछता रहूंगा, तो उसके भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं और बहुत ध्यान से सुनिएगा, है ना। जो टेंस से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए स्टूडेंट है ना, जो टेंस से बहुत ज़्यादा ही जुड़ाव महसूस करते हैं, उनके कुछ सपनों पर आज हमला होने वाला है, कुछ हथौड़े पड़ने वाले हैं। तो प्लीज़ थोड़ा सा अपना मन, थोड़ा सा अपना दिमाग खोल करके बैठिए। अगर नई चीज़ें कोई आती हैं जो आपके बेसिक फंडामेंटल से अलग होती हैं, आपकी बेसिक समझ से अलग होती हैं, तो उन्हें सहर्ष स्वीकार करने के लिए तार्किक तौर पर लॉजिकल तरीके से उन्हें एक्सेप्ट करने के लिए आप तैयार रहिएगा, ठीक है। थोड़ा सा एक ये चीज़ देखिएगा कि हर चीज़ में ऐसा नहीं हो जाएगा सर टेंस में तो हम ऐसा कर रहे थे, टेंस में तो हम ऐसा कर रहे थे। टेंस में बात केवल एक सेंटेंस बनाने की थी या कंजक्शन लगा के 2 सेंटेंस को जोड़ने की थी। अब हम उसके आगे बढ़ चुके हैं, अब हम उससे एडवांस इंग्लिश की ओर बढ़ रहे हैं और एडवांस इंग्लिश को बोलने का और लिखने का तरीका जो है वो टेंस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं होता, या तो पैसिव वॉइस पे डिपेंड होता है या फिर सिंथेसिस से रिलेटेड जो सेंटेंस है उन पे डिपेंड होता है। इसलिए बेसिक आप पढ़ चुके हैं, बेसिक आप अच्छे से जानते हैं, बेसिक आपका अच्छे से क्लियर है, मुझे पता है। अब हम थोड़ा सा एडवांस इंग्लिश की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है गाइस। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। हमारा आज का टॉपिक जो है स्टार्ट करते हैं। सिंथेसिस हमारे टॉपिक का नाम है। इसमें हम देख रहे हैं कि सिंथेसिस में 2 अथवा 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को, यानी कि साधारण वाक्यों को मिला करके एक नया सिंपल, कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंस बनाया जाता है। यानी कि 2 हैं अथवा 2 से अधिक या 3 सेंटेंस है। अब इन्हें आपस में जोड़ना है और जोड़ करके एक वाक्य बनाना है, ठीक है। अब इन्हें मिला करके एक सिंपल सेंटेंस भी बनाया जा सकता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी बनाया जा सकता है और कंपाउंड सेंटेंस भी बनाया जा सकता है। तीनों तरीके से इन सेंटेंसेस को बनाया जा सकता है। सिंथेसिस का अध्ययन करने के लिए हमें हेडिंग्स के तौर पर 3 हेडिंग्स बेसिकली दिखाई देंगी। यानी सिंथेसिस का अध्ययन निम्न शीर्षकों यानी हेडिंग के अंतर्गत किया जाता है। वो हेडिंग्स कौन कौन सी हैं? तो फर्स्ट हेडिंग आपको यहां पर दिखाई दे रही है। फर्स्ट हेडिंग क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस। हिंदी में लिखा हुआ है साधारण वाक्यों को मिला करके कॉमा कॉमा। कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस मतलब साधारण वाक्यों को मिलाकर इनटू 1 सिंपल सेंटेंस, और इन्हें बदल दिया जाता है एक साधारण वाक्य में। तो जब 2 या 2 से अधिक साधारण वाक्य आपके सामने हो और उन्हें जोड़ करके फिर से एक वाक्य बनाना है, लेकिन वो वाक्य भी साधारण वाक्य ही बनाना है, तो वहां पर हम कौन सी हेडिंग का इस्तेमाल करेंगे? फर्स्ट हेडिंग का इस्तेमाल करेंगे, जहां कॉम्बिनेशन हो रहा है सिंपल सेंटेंसेस का
और आगे जाकर भी एक सिंपल सेंटेंस ही बन रहा है। तो फर्स्ट हेडिंग हमारी ये है। डोंट वरी, अभी केवल परिचय चल रहा है गाइस, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसको हम बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं आज। कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जहां पर सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर के एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया जाता है। साधारण वाक्यों को मिलाकर कॉमा एक मिश्रित वाक्य बनाना। कैसा बनाना? मिश्रित वाक्य बनाना। तो सिंपल को जोड़ करके सिंपल बनाया नंबर 1, सिंपल सेंटेंसेस को मिला करके कौन सा बना रहे हैं? यहां पे हम कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं नंबर 2। और नंबर 3 कौन सा आता है? कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस पुनः कॉमा वन कंपाउंड सेंटेंस, यानी कि पुनः साधारण वाक्यों को मिलाकर कॉमा एक संयुक्त वाक्य यहां पर बनाया जाता है। यानी कि हर बार मिलना तो सिंपल सेंटेंसेस को ही है, और सिंपल सेंटेंसेस को आपस में जोड़ करके कौन सा सेंटेंस बनाया? क्या हमने सिंपल को जोड़ के सिंपल बना लिया, सिंपल को जोड़ करके कॉम्प्लेक्स बना लिया, या सिंपल को जोड़ करके कंपाउंड सेंटेंस बनाया? उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, सिंपल को जोड़ के सिंपल बना रहे हो, कॉम्प्लेक्स बना रहे हो, या कंपाउंड सेंटेंस बना रहे हो, ये काम जो है ये हम सिंथेसिस में देखते हैं। सिंपल सेंटेंसेस जब आप देखेंगे तो आपको आएगी टेंस की याद, या अगर थोड़े से अलग आ जाएंगे तो एक्टिव पैसिव वॉइस की याद आएगी, है ना। तो कई विद्यार्थी जो हैं 2 महीने से 2.5 महीने से कह रहे हैं कि सर सिंथेसिस करवा दीजिए, सर सिंथेसिस करवा दीजिए, सिंथेसिस करवा दीजिए। मेरी जगह आइए एक बार, कि मुझे पता है कि सिंथेसिस में टेंस तो पूरा का पूरा यूज आना ही है, कहीं कहीं पर एक्टिव पैसिव वॉइस भी इस्तेमाल आएगा। बिना टेंस कराए ठीक से, बिना एक्टिव पैसिव वॉइस कराए ठीक से कैसे सिंथेसिस शुरू कर दूं, यही समझ में नहीं आ रहा। कि अगर पता पड़ा कि यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ और सिंपल सेंटेंस कोई आया और मैं सीधा बोलूंगा अच्छा टेंस के उस वाले लेक्चर में हमने ये बात की थी, तो स्टूडेंट ऐसे हो गए सर टेंस पढ़ाए कहाँ, कौन सा सेंटेंस, कौन सी बात, कौन सी स्लाइड, कौन सा लेक्चर नंबर, कुछ ही नहीं है। तो जहां पर टेंस की जानकारी नहीं है, एक साधारण वाक्य की जानकारी नहीं है, वहां सिंथेसिस सीखना और मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं मानता हूं कि जितने स्टूडेंट्स रेगुलरली कॉन्टिन्यूटी में मेरे साथ जुड़े हुए हैं वे टेंस अच्छी तरीके से देख चुके हैं। एक एक करके एक एक टेंस में हमने वाक्य भी बनाए, ना केवल सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक, नकारात्मक, प्रश्नवाचक और प्रश्नवाचक नकारात्मक, चारों तरह के वाक्य बना करके देखे हैं। उनका यहाँ बहुत अच्छे से इस्तेमाल होने वाला है। तो फिर से देखते हैं, सिंपल सेंटेंसेस को मिला करके सिंपल सेंटेंस बन रहा है नंबर 1, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन रहा है नंबर 2, कंपाउंड सेंटेंस बन रहा है नंबर 3। इस तरीके से हम यहाँ पर काम को करने वाले हैं। अब इसमें हम आज जो देखने वाले हैं वो नंबर 1 देखने वाले हैं। वो क्या है? फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस, के सिंपल सेंटेंसेस को मिला करके सिंपल सेंटेंस या एक सिंपल सेंटेंस कैसे बनाया जा सकता है। तो कितने हैं? 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस हमें यहां पर बनाना है। उसको बनाने के लिए हमारा सबसे पहला रूल जो आता है, रूल नंबर 1 जो आता है, वो हमारा क्या आता है? पार्टिसिपल का प्रयोग करके। पार्टिसिपल का क्या मतलब होता है, क्या मतलब नहीं होता, पार्टिसिपल कितने प्रकार के होते हैं, इन सब पे हम चर्चा करेंगे। लेकिन अभी के लिए अगर मैं एक वाक्य में कहना चाहूं कि पार्टिसिपल का प्रयोग करके क्या होता है, तो यहां देख लीजिए, वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का काम करे वो पार्टिसिपल कहलाती है। ऐसी वर्ब्स, ऐसी क्रियाएं जो कि वर्ब का भी काम करे और एडजेक्टिव का भी काम करे, क्रिया का भी काम करे। किसका काम करे? क्रिया का भी काम करे और विशेषण का भी काम करे। जो ये दोनों कार्य करती हैं, क्रिया का काम भी करती हैं और विशेषण का काम भी करती हैं, ये दोनों मिलकर के क्या कहलाती हैं? ये दोनों मिलकर के पार्टिसिपल कहलाती हैं। ठीक है, याद है ना 12th क्लास वालों, एम भाई साहब जो हैं वो पार्टिसिपल पूछने वाले थे, याद है? फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन क्या पूछने वाले थे उस दिन? हाँ, मैं भी कुछ दिन पहले ही देख रहा था अपना सबसे पहला लेक्चर जो था, मैंने फर्स्ट लेक्चर रिकॉर्ड जो किया था, उस दिन तो मैं क्लीन शेव था, अभी तो थोड़ी सी बियर्ड है, तो भी कुछ दिन पहले ही देखा और बड़ी शालीनता से और सज्जनता से मैं उस लेक्चर के अंदर पढ़ा रहा था। आप लोगों के कांटेक्ट में आके, आप लोगों के साथ होकर धीरे धीरे मुझे भी बदमाशियाँ सूझने लग गई।
अब पता नहीं क्या क्या बदमाशी आप लोग मेरे से करवाते रहते हो और मैं भी आप लोगों के साथ मिला हुआ ही रहता हूँ। चलिए, तो जब वर्ब्स, ऐसी वर्ब्स जो वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का काम करते हैं वो क्या कहलाते हैं? पार्टिसिपल कहलाते हैं। जब दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाना होता है तो उनमें से केवल एक वाक्य के वर्ब का फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब का मतलब क्या होता है? वे क्रियावाचक शब्द या वे क्रियावाची शब्द जो क्रिया का होना बता रहे हैं वाक्य में। क्या बता रहे हैं? क्रिया का होना, या अपनी बोलचाल की भाषा में कहें जिस शब्द से हमें पता चल रहा है कि काम होता है या काम हो रहा है या काम के क्रिया स्वरूप की जो जानकारी देने वाली क्रिया शब्द होती है उसको हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। तो फाइनाइट के वर्ब के रूप में प्रयोग करते हैं तथा अन्य वाक्यों के वर्ब्स को पार्टिसिपल के रूप में बदल देते हैं। यानी कि मेरे सामने मान लीजिए कि 3 सेंटेंस आए, एग्जाम्पल के तौर पे देख रहा हूं, या थोड़ा सा इसको भी इजी कर लेता हूं, स्टार्टिंग है, बाद में तो कोई इजी नहीं होगा, अभी इजी कर लेते हैं। 2 वाक्य मेरे सामने आए, एक वाक्य में एक क्रिया हो रही है, एक वाक्य में एक क्रिया हो रही है। अब ये जो क्रिया हो रही है मेरी, ये क्रिया मेरी फाइनाइट वर्ब है जो कार्य का होना दर्शा रही है, लेकिन ये मेरी फाइनाइट वर्ब नहीं है। तो फाइनाइट वर्ब को तो मैं बदलते समय फाइनाइट वर्ब में ही रखूंगा, लेकिन ये दूसरी क्रिया जो कि फाइनाइट वर्ब नहीं है मेरी, इसे मैं सीधा क्या करूंगा? पार्टिसिपल में चेंज कर लूंगा। 2 वाक्य आए, एक में फाइनाइट वर्ब है, दूसरे में फाइनाइट वर्ब नहीं है। तो अब मुझे एक बात बताओ कि जो फाइनाइट वर्ब है उसको तो मैं जब सेंटेंस बनाऊंगा, कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, तब क्या करूंगा? या सिंपल सेंटेंस बना रहे हैं अभी तो अपन, तो जब मैं 2 वाक्यों को मिलाकर के सिंपल सेंटेंस ही बनाऊंगा तो एक को फाइनाइट वर्ब जो होगी उसको फाइनाइट वर्ब ही रहने दूंगा और दूसरी क्रिया जो होगी उसको क्या करूंगा? उसकी क्रिया को पार्टिसिपल बना लूंगा, और पार्टिसिपल बनते ही वो क्या करेगी? क्रिया का काम भी करने लग जाएगी और विशेषण का काम भी करने लग जाएगी। क्रिया भी बताएगी, विशेषण भी बताएगा। अभी 2 मिनट का समय है, एक एक्सेप्शन देखना है हमें इसका, उसके बाद में सीधा उदाहरण देखेंगे, उदाहरण से समझने का प्रयास करेंगे फाइनाइट वर्ब क्या है, पार्टिसिपल बनने का क्या अर्थ है, इसके बारे में हम लोग अच्छे से बात करेंगे। तो रूल नंबर 1, हमें पहले पार्टिसिपल को समझना है कि पार्टिसिपल का प्रयोग करके कैसे हम लोग सिंपल सेंटेंसेस को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। उसके लिए ये वाला जो पोर्शन है ना गाइस, ये वाला पोर्शन, इसे बहुत ध्यान से याद कर लेना। एक वाक्य के वर्ब का फाइनाइट वर्ब के रूप में प्रयोग करते हैं तथा अन्य वाक्यों के वर्ब्स को पार्टिसिपल के रूप में बदल देते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, जो यहां तक मेरे साथ है वो आगे भी मेरे साथ चलेगा। इस पॉइंट से जो पीछे छूट गया उसके लिए आगे कंटिन्यू साथ चल पाना, लेक्चर के साथ चल पाना, डिस्कशन के साथ चल पाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इस बात को चाहे 10 बार पढ़ना पड़े, चाहे 20 बार पढ़ना पड़े, इस बात को पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, दिमाग में बिठा लीजिए। 2 वर्ब्स हैं, एक को मैं फाइनाइट वर्ब बना लूंगा और दूसरे को मैं पार्टिसिपल बना लूंगा। अभी तक मुझे नहीं पता कि फाइनाइट वर्ब क्या होता है और पार्टिसिपल क्या होते हैं, ठीक है? मुझे अभी तक नहीं पता फाइनाइट वर्ब किसे कहूंगा, पार्टिसिपल किसे कहूंगा। हाँ, पार्टिसिपल वर्ब और एडजेक्टिव दोनों होते हैं ये पता है, दिखने में कैसे होते हैं, क्या है क्या नहीं पता। टू बी वेरी फ्रैंक, नहीं पता, छोड़ो। हम क्यों अभी माता बूढ़ी का पालें? अभी जितना समझना है उतना समझना है। नंबर 1 कि हम लोग सिंपल सेंटेंसेस को मिला करके सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं, कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं। पहली बात हमें इतनी समझनी थी, वो हमने समझ ली। दूसरी बात कि अब हमें सिंपल सेंटेंसेस को मिला करके सिंपल सेंटेंस बनाना है, ठीक है, हम इसके अंदर आ गए। तीसरी बात कि सिंपल सेंटेंसेस को बनाने का नियम संख्या 1 है कि हम पार्टिसिपल का प्रयोग करके इसे बना सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि पार्टिसिपल क्या होते हैं। तो ऐसे वर्ब्स या ऐसी क्रिया जो वर्ब का भी काम करे और एडजेक्टिव का भी काम करे वो पार्टिसिपल कहलाते हैं, ठीक है सर। दिखने में कैसे होते हैं पता नहीं, मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, अपन दोनों को ही नहीं पता और अपन इस बारे में अभी बात भी नहीं कर रहे, ठीक है सर। मान लिया पार्टिसिपल बन गए, अब क्या करना है साहब? अब हमें ये देखना है कि सिंपल सेंटेंसेस को मिला के सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो अब जो सिंपल सेंटेंसेस है हमारे पास 2 हैं, 3 हैं, 4 है, 5 है, जितने भी हैं
उनमें से केवल एक वर्ब को हम लोग फाइनाइट वर्ब रखेंगे जो कि क्रिया का होना दर्शाएगी कि वाक्य में वास्तविकता में कोई कार्य हो रहा है, ठीक है। तो दूसरी बाकी के जो वाक्यों की क्रिया होगी उनका क्या होगा, उन सबको हम लोग पार्टिसिपल बना लेंगे। पार्टिसिपल कैसे बनाएंगे, तो चलिए अब इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। उससे पहले एक छोटा सा अपवाद तो बनता है, अपवादों का ही खेल है पूरा का पूरा। यहाँ अपवाद यहाँ पर क्या है कि साधारणतया पार्टिसिपल के द्वारा सिंपल सेंटेंस को तब जोड़ा जाता है जब भिन्न सिंपल सेंटेंसेस का सब्जेक्ट तो एक होता है परंतु फाइनाइट वर्ब भिन्न होते हैं। तो यानी कि ये पहला सेंटेंस, ये दूसरा सेंटेंस, ये तीसरा सेंटेंस, लेकिन तीनों सेंटेंसेस के अंदर सब्जेक्ट हमारा एक ही है, सब्जेक्ट हमारा एक ही है। आई मेरी बात समझ में? तो सब्जेक्ट कितने हैं हमारे, सब्जेक्ट हमारा एक ही है। या तो तीनों वाक्यों का सब्जेक्ट हो जाएगी हीना, या तीनों वाक्यों का सब्जेक्ट हो जाएगा राम। कोई भी हो, ही हो, शी हो, हीना हो, राम हो, रहीम हो, अली हो, कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तीनों वाक्यों का कर्ता एक समान होना चाहिए। सीधी सीधी बात कह दी कि सब्जेक्ट जो है वो एक ही होता है लेकिन वर्ब्स जो है वो भिन्न भिन्न होती है। तीनों वाक्यों के अंदर यहाँ पर ईट आ गया, यहाँ पर सी आ गया, यहाँ पर गो आ गया। एक एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूँ, सीरियसली मत लेना, इनमें से बहुत सारी आती भी नहीं है। तो तीनों जगह वर्ब अलग अलग है लेकिन तीनों वर्ब का कर्ता एक ही है। यानी कि कर्ता क्रिया संबंध में क्या होगा कि अगर मैं यहाँ पे देखूं तो कर्ता कैसा होगा तीनों वाक्यों में, तो कर्ता होना चाहिए तीनों वाक्यों में समान। क्रिया कैसी होनी चाहिए, तो क्रिया कैसी भी हो सकती है, असमान भी हो सकती है। यहाँ पर क्रिया का समान होना हमारे लिए कोई कंडीशन नहीं है। क्रिया कैसी भी हो, समान हो असमान हो, हमें मतलब नहीं। 99% आपको असमान ही मिलेगी, समान होती भी नहीं है ना। समान क्रियाओं का अगर समान कर्ता और समान क्रिया है कि मैं बाजार गया, एक साधारण वाक्य, दूसरा वाक्य भी यही कि मैं बाजार गया, तो दो एक ही क्रिया को क्या मतलब है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमें बस यहाँ ये याद रखना, कर्ता तीनों वाक्यों के कर्ता एक समान होने चाहिए या एक ही कर्ता होना चाहिए तीनों वाक्यों का। यदि भिन्न भिन्न वाक्यों में भिन्न भिन्न सब्जेक्ट है तो ये नियम लागू नहीं होता है। यह नियम कौन सा नियम, तो यह नियम है पार्टिसिपल वाला नियम। कौन सा नियम लागू नहीं होगा, तो पार्टिसिपल का नियम यहां पर लागू नहीं होगा। कब नहीं होगा, जब भिन्न भिन्न सब्जेक्ट होंगे। यानी कि अगर सब्जेक्ट अलग अलग हैं तो फिर पार्टिसिपल वाला नियम रहने दो, फिर किसी दूसरे नियम से बनाओ जाकर के वाक्य। लेकिन अगर भिन्न नहीं है, यानी कि ये वाली कंडीशन मिल गई कि सभी कर्ता एक समान और क्रिया जो है वो असमान, तब पार्टिसिपल वाले नियम में हमें दिमाग लगाना है। बोलो हाँ कि ना भाई। तो यहां तक की बात समझ में आई कि अब इससे पहले वाली फ्रेम पे हम लोगों ने जो डिस्कशन किया था वो डिस्कशन ये तो था कि भैया हम लोग सब्जेक्ट का इस्तेमाल कर लेंगे, वर्ब का इस्तेमाल कर लेंगे, पार्टिसिपल का इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन उसके साथ ये अपवाद या सावधानी आ गई। क्या सावधानी, कि सब्जेक्ट तीनों के एक जैसे होने चाहिए। अगर दोनों या तीनों वाक्यों के, जो हम यहाँ कह रहे हैं ना, दो या दो से अधिक वाक्य होने पर, तो जब भी दो या दो से अधिक वाक्यों का कर्ता अलग अलग होगा तो फिर पार्टिसिपल वाला नियम नहीं लगेगा। तो पार्टिसिपल वाला नियम कब लगेगा, जब तीनों का या दो वाक्य, तीन वाक्य, चार वाक्य, जितने भी हैं, सामान्य तो दो या तीन ही होते हैं, तो उनका वाक्य का कर्ता जो है तीनों का एक समान है, ठीक है। पार्टिसिपल के प्रयोग से वाक्य जोड़ते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि कौन सा कार्य पहले तथा कौन सा कार्य बाद में हुआ है। यानी कि यहां पर किस पर जोर दे रहा है, कार्य का क्रम। और कार्य भी क्यों, कार्य का तो क्रम हो ही नहीं सकता, कार्य तो एक ही है ना। क्रम होने के लिए कम से कम दो कार्य तो हो कि एक पहले हुआ एक बाद में हुआ। क्या लिखा मैंने, कार्यों का क्रम, कि जो भी कार्य आप देख रहे हैं, जो भी क्रियाएं आप देख रहे हैं, उनका क्रम पता होना चाहिए कि पहले कौन सी क्रिया हुई है, दूसरी, या बाद में कौन सी क्रिया हुई है। जो कार्य पहले हुआ है उसको दिखाने वाले फाइनाइट वर्ब को पार्टिसिपल में बदल देते हैं। बहुत बढ़िया। तो कार्यों का क्रम हो गया कार्यक्रम 1,
कार्य का क्रम 2, कार्य का क्रम 3। तो अब इसमें से क्या है कि कौन से कार्य में मतलब कौन सा कार्य बाद में हुआ है ये पता होना चाहिए, कौन सा पहले हुआ है ये पता होना चाहिए। जो कार्य पहले हुआ है उसको दिखाने वाले फाइनाइट वर्ब को किस में बदल देंगे, पार्टिसिपल में बदल देंगे। यानी कि कार्यों के क्रम में जो पहला कार्य होगा वो जाकर के पार्टिसिपल में बदल जाएगा, तथा जो कार्य या क्रिया अंत में हो उसे फाइनाइट रहने देते हैं। यानी कि ये वाली या ये वाली क्रिया है तो इसको भी पार्टिसिपल में बदलेंगे, और अगर ये तीसरी है तो इसे हम लोग फाइनाइट वर्ब में रहने देंगे। आई मेरी बात समझ में? जैसे कि मैंने यहाँ बताया था ना, देखो ये सब्जेक्ट इस क्रिया को कर रहा है, ये सब्जेक्ट इस क्रिया को कर रहा है, तो यहाँ पर फाइनाइट वर्ब को फाइनाइट वर्ब रहने दिया, और यहाँ पर ये फाइनाइट वर्ब नहीं थी तो इसको हमने पार्टिसिपल में चेंज कर लिया। इसको थोड़ा सा अगर हम चेंज करेंगे तो चेंज करने पर हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ तो हम बेसिक के अकॉर्डिंग समझ रहे थे, अब हम यहाँ पर रूल अप्लाई करेंगे। अब तक तो हमको रूल पता नहीं था तो हमने रूल अप्लाई किया नहीं, अब हम रूल अप्लाई करेंगे। तो पहला रूल हमारा क्या अप्लाई हो गया कि दोनों के दोनों सब्जेक्ट सेम है। पहला रूल तो हमने यहाँ ये लगा दिया कि दोनों के दोनों सब्जेक्ट सेम है। अब यहाँ पर ये जो वर्ब हुई है ये पहली वर्ब है और ये दूसरी वर्ब है, यानी कि ये पहला कार्य है, ये दूसरा कार्य है। अब ये जो पहला कार्य है इसको हम लोग बदल देंगे पार्टिसिपल में, और ये जो दूसरा कार्य है इसे हम लोग क्या करेंगे, फाइनाइट वर्ब में ही रख लेंगे। कब की बात कर रहा हूं मैं तब की बात कर रहा हूं जब हम रूल नंबर 1 को अप्लाई करेंगे, यानी कि जब हम पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। जब पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे तो इस तरीके से हमें इस काम को करना है। बोलो हाँ कि ना? यहाँ पे आ गया ना साफ हमें कि पार्टिसिपल का प्रयोग वाक्य को जोड़ते समय ध्यान रखना चाहिए कि कौन सा कार्य पहले और कौन सा कार्य बाद में हुआ है। जो कार्य पहले हुआ है उसको दिखाने के लिए फाइनाइट वर्ब का को पार्टिसिपल में बदल देते हैं, तथा जो कार्य या क्रिया अंत में हो उसे फाइनाइट रहने देते हैं। जैसे आगे आपका पूरा अब तक जितना पढ़ा है पूरा मिला करके पढ़ेंगे। अब धैर्य, शांति, ठीक है, धैर्य से समझना, शांति से समझना, प्यार से समझना। सबसे पहली बात, परिभाषा के साथ साथ चलते हैं। परिभाषा से अलग चलेंगे तो पता पड़ रहा है कि नियम अलग बन रहे हैं और वाक्य अलग बन रहे हैं, तो नियम और वाक्यों को साथ लेकर चलेंगे, आगे पीछे नहीं होंगे, है ना, दोनों को साथ लेके चलते हैं। शी सॉ अ स्नेक, मेरा एक साधारण वाक्य, सिंपल सेंटेंस। शी रैन अवे विथ फियर, ये भी मेरा साधारण वाक्य। दो मुझे मेरे साधारण वाक्य मिल गए। इन्हें जोड़ करके मुझे क्या बनाना है, तो इन्हें जोड़ करके मुझे एक साधारण वाक्य बनाना है। फिर से क्या बनाना है, साधारण वाक्य बनाना है। तो साधारण वाक्य बनाने के लिए मुझे एक पार्टिसिपल तो चाहिए, तो मैं यहां पर क्या करता हूं, एक पार्टिसिपल ले लेता हूं प्रेजेंट का। कौन सा ले लेता हूं, प्रेजेंट का वाक्य मैं यहां पे ले लेता हूं कि भाई प्रेजेंट का पार्टिसिपल अपन यहां पे ले लेते हैं। अब बात आती है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल कौन सा होता है, तो थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ रहा हूं, यहां की बात कर रहा हूं लेकिन पहले कर रहा हूं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। 5 बार इस बात को बोलो, 5 बार इस बात को बोलो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। बोल लिया 5 बार? मैंने बोल लिया मन में, एक बार और बोल रहा हूं, फटाफट से मेरे साथ बोल लो। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, ठीक है। तो अब यहां हम देखते हैं कि हमें बनाना था शी सॉ अ स्नेक एंड शी रैन अवे विथ फियर। तो यहां पर पहला और दूसरा, ठीक है, तो पहला और दूसरा क्या लगा रहा हूं यहां, ये है मेरी फर्स्ट वर्ब कि पहले उसने सांप देखा, पहली क्रिया हुई, और वो भाग गई, दूसरी क्रिया हुई। ऐसे तो हो नहीं सकता ना कि वो भाग गई और फिर उसने सांप देखा, तो फिर भाग क्यों रही है, पहले सांप देख ले फिर भाग जाइयो। भागने का काम तो बाद में भी कर सकती है, सांप तो देख ले पहले कम से कम। तो यहां पर यही हो रहा है, शी सॉ अ स्नेक, उसने पहले एक सांप देखा एंड रन अवे विथ फियर, और डर के मारे भाग गई। अब सोचो किसी ने सांप भी नहीं देखा और डर के मारे भाग जाए तो
तो ये बोलेंगे भाई तू क्यों भाग रहा है? बोले मैं डर के मारे भाग रहा हूँ। क्यों? बोले अभी थोड़ी देर बाद सांप देखूंगा इसलिए। ऐसा पॉसिबल थोड़ी है। तो सामान्यतः ये क्रियाएं जो है एक के बाद एक ही होती है, एक के बाद एक ही क्रिया होती है। कई बार जैसे होते हैं, बच्चे बहुत प्यारे होते हैं कि डॉक्टर को दिखाने चले जाते हैं कि डॉक्टर साहब जीवन में बड़ी समस्या है। डॉक्टर पूछता है बेटा बता क्या समस्या है? बोले साहब सोने के बाद नींद नहीं आती, खाना खाने के बाद भूख नहीं लगती, और जैसे ही नदी में कूदता हूं गीला हो जाता हूं, कोई दवाई दे दो। बात समझ में आई? सोने के बाद नींद नहीं आती, खाने के बाद भूख नहीं लगती, और नदी में कूदते ही गीला हो जाता हूं। तो भाई ये तो होगा ही ना। अगर खाना खा लिया है और फिर भी भूख लग रही है तो गड़बड़ है। खाना खा लिया है तो भूख क्यों लगेगी उसके बाद? सोने के बाद नींद नहीं आती, तो भाई नींद आ रही है तभी तो सो रहा है ना, उसके बाद अब कौन सी नींद आना बाकी रह गई? और नदी में कूदते ही गीला हो जाता हूं, तो ये तो स्वाभाविक क्रिया है। जैसे ये स्वाभाविक क्रिया है कि सांप देखा और डरकर भाग गई। तो पहली क्रिया कौन सी? देखना। दूसरी क्रिया कौन सी? भागना। अभी हमने क्या नियम पढ़ा था कि अगर दो आती हैं V1 और V2, अरे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की सेकंड फॉर्म मत समझ लेना, इसे मेरा मरण हो जाएगा नहीं तो। V1 का मतलब पहली क्रिया, V2 का मतलब दूसरी क्रिया। तो जब पहली क्रिया की बात होगी तो उसे हम लोग पार्टिसिपल में बदल लेंगे, दूसरी क्रिया जो है उसे फाइनाइट वर्ब अपनी यहां पर बना लेंगे। यही बात की भी अपन ने पिछली फ्रेम पे। चलो एक काम करते हैं कि इसको सबसे पहले जाकर के फाइनाइट बना लेते हैं, इसको पहले जाकर के पार्टिसिपल बना लेते हैं। पार्टिसिपल बनाते ही सी, 100 की फर्स्ट फॉर्म सी, और सी के साथ आईएनजी लगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो हमारा क्या बन गया? सींग। क्या बन गया? सींग। बेसिकली हम लोग सी का सींग बनाते नहीं है, लेकिन यहां बन जाएगा क्योंकि यहां पर आईएनजी फॉर्म में कॉन्टिन्यूटी ऑफ एक्शन नहीं आ रहा है। याद है टेंस का लेक्चर कि जो भी इंद्रियों के कार्य हैं वो कभी भी आईएनजी फॉर्म में नहीं जाते हैं। अरे भाई याद है कि भूल गए क्या? कुछ बताओ। हैं? टेस्ट करना टेस्टिंग नहीं हो सकता, हियर का हियरिंग नहीं हो सकता, त्वचा पे कुछ महसूस हो रहा है तो फील का फीलिंग नहीं हो सकता। ऐसे ही अगर हम कुछ देख रहे हैं आंखों से तो सी का सीइंग नहीं हो सकता। कब नहीं हो सकता? जब हम वहां पर कॉन्टिन्यूटी ऑफ एक्शन की बात कर रहे हो, किसी भी कार्य के निरंतरता की बात कर रहे हो। यहां पर ये जो सींग बना है ना, यहां पर ये किसी कार्य की निरंतरता नहीं बता रहा है, कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बता रहा है, तो इसलिए यहां पर सी का सींग बन जाएगा, लेकिन वहां नहीं बनेगा। ठीक है, ये सींग देख करके बहुत ज्यादा एक्साइटेड मत हो जाना कि वहां जाकर के भी आई वॉज वॉचिंग अ मूवी की जगह आई वॉज सीइंग अ मूवी कर दो, और बाद में आके मुझसे झगड़ा करो, बोले सर आपने ही तो बताया था पार्टिसिपल में कि सीइंग हो जाता है, हम तो टेंस में सीइंग करके आ गए। टेंस में सीइंग नहीं होगा, एक्टिव पैसिव वॉइस में सीइंग नहीं होगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में सीइंग नहीं होगा, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में सीइंग नहीं होगा, पार्टिसिपल में हो जाएगा। तो आप पार्टिसिपल की तरह यूज कर रहे हो, यहां पर वर्ब की तरह या मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, याद रखना। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं? सी का सीइंग हो गया, अ स्नेक। अब एक चीज हमें और चाहिए थी कि दोनों सब्जेक्ट एक ही जैसे होने चाहिए, तो दोनों सब्जेक्ट एक समान है कि नहीं है? हैं। दोनों सब्जेक्ट एक समान मिल गए, दोनों वर्ब अलग अलग मिल गई, दो साधारण वाक्य मिल गए, मिलाकर के एक साधारण वाक्य बनाना है। पहली क्रिया का पार्टिसिपल बना लिया, दूसरी क्रिया को फाइनाइट वर्ब रख लिया। तो जो जो अब तक इस टॉपिक में हमने पढ़ा है, जो जो इस टॉपिक में अभी तक हमने पढ़ा है, वो सारा काम हमने इन दोनों वाक्यों पे कर लिया। नहीं करा हो तो एक बार 2 मिनट रुक जाता हूं, फिर से बोल देता हूं, फिर से सुन लो, कोई दिक्कत नहीं। टाइम लो आराम से, पहले दूसरे लेक्चर में जितना टाइम लेना है लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसके बाद के जो लेक्चर्स आएंगे वो सारे के सारे पहले दूसरे लेक्चर पे, तीसरे लेक्चर पे जहां बेसिक्स की बात होगी उसी पर डिपेंड होगा। दो साधारण वाक्यों को मिलाकर के एक साधारण वाक्य बनाना है। तो हमारे पास दो साधारण वाक्य है क्या? हाँ है। पहला वाक्य क्या है? उसने सांप देखा, साधारण वाक्य है। वह भाग गई, साधारण वाक्य है। तो दोनों वाक्य हमारे साधारण वाक्य हैं। क्या दोनों वाक्यों को मिलाकर के हम लोग एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं क्या? हाँ बना सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहला नियम लगा करके जो है पार्टिसिपल का इस्तेमाल करते हुए। अच्छा, पार्टिसिपल का इस्तेमाल करने वाला जो नियम है उसके क्या नियम है? उसके नियम साहब ये कहते हैं कि पहली बात, दोनों वाक्यों का कर्ता एक ही होना चाहिए। दोनों वाक्यों का कर्ता एक ही है साहब, कोई दिक्कत नहीं। दो जो क्रियाएं हैं उन क्रियाओं का क्रम पता होना चाहिए।
हाँ साहब क्रम पता है, पहले उसने सांप देखा फिर वो भाग गई। तो देखने की क्रिया पहली, भागने की क्रिया दूसरी। पहली जो क्रिया है उसको पार्टिसिपल बना लो। कौन सा पार्टिसिपल बनाऊं साहब? प्रेजेंट पार्टिसिपल बना लो। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है साहब? 5 बार बुलवाया है, 6ठी बार फिर बोल लो। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है, उसको पार्टिसिपल बना लो। ठीक है साहब बना लेंगे। दूसरी जो क्रिया है उसे फाइनाइट वर्ब रहने दो। हाँ साहब रहने देंगे। हो गया काम। अब इसको प्रैक्टिकली अप्लाई कर देते हैं कि सौ का यहां सींग बना लिया, अ स्नेक। तो अब यहां पर जब ये शी है और ये शी है तो इन दोनों को मिलाकर के यहां हमने शी ले लिया। भाई जब दोनों ही शी हैं तो शी सींग अ स्नेक, शी रन अवे, तो केवल एक 100 का सींग करने के लिए इतना नाटक करने की क्या जरूरत है? तो इसका मतलब क्या है कि यहां पर हमारे पास क्या रहता है? पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट। क्या रहता है? पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट। ये पार्टिसिपल कौन सा है? ये है साहब आपका प्रेजेंट का पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट कॉमा प्लस सब्जेक्ट, और ये सब्जेक्ट क्या है? कॉमन। और इसके बाद का जो वाक्य है वो यथावत रह जाएगा। अब ऑब्जेक्ट तो मैं इसे कह नहीं सकता क्योंकि ये विथ फियर है, तो विथ फियर कभी ऑब्जेक्ट होता नहीं है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है हमारा। ठीक है, ये एक तरीके से प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है हमारा, जो प्रीपोजिशन के साथ जुड़ रहा है। यानी कि भागने से उसे कुछ प्राप्त नहीं हो रहा, भागने का कारण बताने के लिए आ रहा है कि भाई क्यों भाग गया, कि डर के साथ भाग गया, डर की वजह से भाग गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर अपने वाक्यों का निर्माण करते हुए चलते हैं। तो हमने 100 का सींग बनाया, उसके बाद सीधा अ स्नेक ले लिया, उसके बाद कॉमा लगाया, सब्जेक्ट को नीचे लेके आए और आगे ये जो हमारी फाइनाइट वर्ब थी इसे हमने यहां पर भी फाइनाइट वर्ब ही रहने दिया, इसका हमने पार्टिसिपल नहीं बनाया है। बोलो हाँ कि ना? क्लियर है भाई? अरे क्लियर है क्या? आगे बढ़े चलिए। तो अब हम बात करेंगे कि पार्टिसिपल जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, जिनसे अलग अलग सिंपल सेंटेंसेस को अलग अलग तरीके से कैसे जोड़ सकते हैं। तो बताइए भैया आपके हिसाब से पार्टिसिपल कितने प्रकार के होंगे? अपने हिसाब से बता दो, कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। पार्टिसिपल कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के हैं, जिनमें से भिन्न भिन्न अलग अलग तरह के जो सिंपल सेंटेंसेस होंगे उन्हें इस तरह से जोड़ा जा सकता है। तो किस तरह से जोड़ा जा सकता है? तो इस तरह से जोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो सिंपल सेंटेंसेस को इस तरीके से हम लोग जोड़ सकते हैं। सबसे पहला क्या आया यहाँ पे? पहला आया प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब ये क्या है? क्रिया के अंत में आईएनजी लगाने से बनता है। हिंदी में इसका अर्थ हुए या करके होता है। क्या होता है इसका अर्थ? क्रिया या करके होता है। ठीक है, बात समझ में आई कि ऐसा करते हुए या ऐसा करके। सांप देख कर वह भाग गई या सांप को देखते हुए वह भाग गई। तो जब भी देख कर भाग गई, अभी देखा ना इसको, तो जब देख कर भाग गई, सांप को देख कर भाग गई, तो उस कंडीशन में भी सींग लग गया। देखते हुए भाग गई तो भी सींग लग गया। हमें थोड़ी पता कितनी देर के लिए देख रही थी, हो सकता है 1 सेकंड देख के भाग गई हो सकता है 1 आध मिनट देख के भागी हो। तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि किसी कार्य को करते हुए या करके अगर होता है तो वहां पर हम किसका प्रयोग करते हैं? तो वहां पर प्रयोग किया जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल का। प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे बनता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग करके बनता है। बोलो किसका प्रयोग करके बनता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का। इसमें 2 कार्य साथ साथ चलते हैं बहुधा। दूसरा कार्य पहले कार्य का फल होता है। बहुत शानदार बात, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यानी कि जब 2 कार्यों में कार्य तथा फल का संबंध हो और इस फल स्वरूप अगर कोई कार्य हो रहा हो, टीचर ने पिटाई की, बच्चा रोने लगा। कार्य का क्रम क्या है? टीचर ने पिटाई की। दूसरा कार्य क्या हुआ? बच्चा रोने लगा। हालांकि यहां पे कर्ता अलग अलग है, इससे डायरेक्ट मत मिलाना उसको, केवल मैं इतनी सी बात समझा रहा हूं, ये इतना सा पॉइंट समझाने की कोशिश कर रहा हूं। टीचर ने पिटाई की और बच्चा रोने लगा। अब जब टीचर ने पिटाई की तो पहला कार्य, बच्चा रोने लगा तो दूसरा कार्य। लेकिन पिटाई की वजह से ही तो रो रहा है बच्चा,
तो ये जो कार्य हुआ बच्चे का रोना, इस कार्य का फल कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? जैसे कि इससे जस्ट पहले वाले वाक्य में हमने क्या देखा कि भाई वो उसने सांप को देखा और वो भाग गई। तो अब मुझे एक बात बताओ, उसके भागने का कारण क्या था? सांप को देखना। तो सांप को देखने की जो क्रिया है, उस क्रिया के फलस्वरूप क्या हुआ कि वो भाग गई। तो फल को फलस्वरूप से भी याद रख सकते हो आप कि उसका फल क्या निकलने वाला है। तो इस तरीके से हम देखते हैं, अधिकांशतः ऐसा देखने को मिलता है कि दूसरा कार्य जो है वो पहले कार्य का फल है ना। तो ये हमारा पहला कार्य हुआ, ये हमारा दूसरा कार्य जो होगा ये इस पहले कार्य का फल होगा, और ये फल भी एक कार्य के रूप में ही होगा। अब आपके सामने एक सेंटेंस आ रहा है जहां सेपरेट सेंटेंस है, आई रीच्ड होम आई चेंज्ड माई क्लोथ्स। मुझे वो 6 पॉइंट चाहिए जिस 6 पॉइंट को देख करके हमने पिछले वाले काम को किया था। 1 2 3 4 5 और 6 कमेंट बॉक्स में अभी चाहिए। पहले कि हमारे सामने ये क्वेश्चन आ गया है, ये हमारे एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और अभी हम लोग एग्जाम देने बैठे हुए। अब मुझे बताओ कि सबसे पहले 6 कौन से दिमाग हैं जो इस पे लगाओगे? सबसे पहला दिमाग में ये लगाऊंगा कि सिंपल सेंटेंस है कि नहीं है, और क्या इन्हें मिलाकर के सिंपल सेंटेंस बनाया जा सकता है? यस। दूसरा दिमाग में ये लगाऊंगा, क्या यहां पर मैं प्रयोग कर सकता हूं पार्टिसिपल्स का? तो अब तक पार्टिसिपल के अलावा हमने कुछ नहीं पढ़ा, तो हमारा आंसर वैसे भी यस हो जाएगा कि हाँ कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद मैं देखूंगा कि दोनों सब्जेक्ट सिमिलर हैं कि नहीं। 2 वाक्य तो हैं, लेकिन दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट सिमिलर है कि नहीं है। तो 1 और 2, ठीक है भैया, दोनों जगह आए हैं, दोनों वाक्य का सब्जेक्ट भी सिमिलर है। दोनों वाक्यों में जब मैं वर्ब को देख रहा हूं तो V1 से V2 का मुझे पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कि कौन सी क्रिया पहले हुई और कौन सी क्रिया बाद में हुई। अब मैं वाक्य पढ़ता हूं, आई रीच्ड होम आई चेंज्ड माई क्लोथ्स। नेचुरल सी बात है भाई, नेचुरल सी बात है। घर पहुंचूंगा तभी तो कपड़े बदलूंगा, घर पहुंच के ही तो कपड़े बदलूंगा। तो पहला कार्य घर पहुंचने का होगा, स्वाभाविक है। दूसरा कार्य कपड़े बदलने का होगा, वो भी उतना ही स्वाभाविक है। तो घर पहुंच के कपड़े बदलने का काम यहां पर हो गया। ठीक है साहब, कोई दिक्कत नहीं। अगला काम क्या हो रहा है यहां पे? अगला मुझे ये करना है कि मेरी V1 फर्स्ट वर्ब जो है उसको मैं पार्टिसिपल बना लूं, और सेकेंड वर्ब जो है मेरी, उसे मैं मेरी फाइनाइट वर्ब रहने दूं। और फर्स्ट को मुझे पार्टिसिपल बनाना है, तो कौन सा पार्टिसिपल बना रहा हूं यहां मैं? तो यहां मैं प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाने का काम मैं यहां करूंगा। तो अब मैं सबसे पहला काम करता हूं कि मेरी फर्स्ट वर्ब जो है उसको सबसे पहले अपना प्रेजेंट पार्टिसिपल बना लेता हूं। तो रीच्ड में मुझे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिली रीच, और रीच के अंदर यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर मैंने आईएनजी मिलाया तो मेरा बन गया रीचिंग। तो रीचिंग मुझे मिल गया सबसे पहले। तो सबसे पहला काम मैंने क्या कर लिया, यहां पे रीचिंग ले लिया कि चलो साहब रीचिंग ले लिया। और जैसा कि हमें यहां बताया गया था कि मैं यहां पे सब्जेक्ट को नहीं लूंगा, सीधा उसके बाद ऑब्जेक्ट को ले लूंगा। तो भाई कहां पहुंच रहा है ये? घर पहुंच रहा है। तो रीचिंग के बाद मेरे को सीधा ऑब्जेक्ट लेना था, सब्जेक्ट छोड़ना था, मैंने ऑब्जेक्ट ले लिया, होम आ गया। उसके बाद में मुझे कॉमा लेना था, मैंने कॉमा ले लिया। कॉमा लेने के बाद में फिर मुझे सब्जेक्ट लेना था, तो मैंने सब्जेक्ट ले लिया। फिर मुझे मेरी फाइनाइट वर्ब लेनी थी एज इट इज, मैंने अपनी फाइनाइट वर्ब ले ली और बाकी का वाक्य यथावत रख लिया। माई क्लोथ्स को माई क्लोथ्स रख लिया। ठीक है, तो इस तरीके से पार्टिसिपल को बदलने के बाद मैंने अपने सेंटेंस स्ट्रक्चर को, फॉर्मेट को फॉलो किया और सेंटेंस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अपने वाक्य का निर्माण कर लिया। अगर कोई विद्यार्थी, सच कह रहा हूं मैं, आंख बंद करके बिना ज्यादा दिमाग लगाए किसी चीज में इन स्टेप्स में से 4 स्टेप भी ढंग से फॉलो कर लेता है ना, 4 स्टेप भी, प्रेजेंट पार्टिसिपल से रिलेटेड एक भी कन्वर्जन उसका गलत नहीं हो सकता। प्रेजेंट पार्टिसिपल से रिलेटेड एक भी कन्वर्जन उसका गलत नहीं हो सकता। बस ये है कि ये 6 हैं, इनमें से अगर 4 भी, लास्ट वाले 4 जो हैं, अगर उन्हें भी सही तरीके से अप्लाई कर दे तो क्या मुझे इस वाले सेंटेंस के अंदर, इस वाले सेंटेंस में करके बताना है। और थोड़ा सा दिमाग एक्स्ट्रा लगेगा, सामान्य बुद्धि से थोड़ी सी बुद्धि एक्स्ट्रा लगेगी, लेकिन काम हो जाएगा। 6 के 6 पॉइंट्स देखो फटाफट से कि 6 के 6 पॉइंट दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, और छोड़ो इसको, हटाओ इसको कि यहाँ क्या लिखा हुआ है। सीधे तौर पर एक काम करो कि भाई
इसको आप अपने हिसाब से चेंज करो, या ये 6 पॉइंट यहां नोटिस कर लो कि यहां पर आपको 6 पॉइंट मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे। फटाफट से करो, 2 मिनट का टाइम ले लो भले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फटाफट से इस चीज को कर दो। चलो, क्या करा सबसे पहले? सिंपल सिंपल को मिला के सिंपल करना है, पहला काम तो ये हो गया। दूसरा काम पार्टिसिपल का इस्तेमाल करना है, छोड़ो। अब सीधा तीसरे काम पे आते हैं। दोनों का सब्जेक्ट एक समान है क्या? हाँ, एक समान है। वर्ब पहली कौन सी है? V1 V2 फर्स्ट वर्ब है। अब ये फर्स्ट वर्ब है वॉज, और वॉज कौन सी वर्ब की फॉर्म कहलाती है? तो बी की फॉर्म कहलाती है, क्योंकि इज, एम, आर, वॉज और वर, ये पांचों की पांचों जो वर्ब्स हैं वो किस में आती हैं? तो पांचों की पांचों वर्ब्स आती हैं बी के अंदर। तो बी हमारी क्या हो गई? वर्ब हो गई। और वर्ब के अंदर मैंने आईएनजी लगाया तो मेरा क्या बना? बीइंग बन गया। और बीइंग के बाद सीधा मैंने ऑब्जेक्ट को यथावत ले लिया। ऑब्जेक्ट को यथावत लेने के बाद कॉमा ले लिया। कॉमा के बाद सेकंड वाला सेंटेंस था, उसे एज इट इज उठा के रख लिया, कोई दिमाग नहीं लगाया। मैंने कहा था थोड़ा सा दिमाग एक्स्ट्रा लगेगा। वॉज को देखते ही समझ में आ जाना चाहिए था कि बी फैमिली काम पे है, और बी जो कि होना के अर्थ में आती है अथवा होना को जो दर्शाती है, मेन वर्ब के तौर पर इसको इस्तेमाल करते हैं। किसके तौर पर इस्तेमाल करते हैं? मेन वर्ब के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो मुझे मेरी वर्ब मिली और मैंने अपनी वर्ब का क्या करा? पार्टिसिपल बना लिया। और पार्टिसिपल बना लिया तो मेरा काम हो गया। जिसने मेरी तरह पार्टिसिपल बना लिया होगा उसका काम हो गया होगा, जिसने नहीं बनाया होगा अब हो जाएगा। क्या दिक्कत है? सीख रहे हैं अभी तो, सीखने में गलतियां करना जायज़ है। जब सीख रहे हैं, जब लर्निंग चल रही है, गलतियां की जा सकती हैं। आपकी सभी गलतियों का हार्दिक स्वागत है और बहुत बहुत बधाई है आप सभी को अगर आपकी गलतियां हुई है तो। स्पेशल कॉन्ग्रेचुलेशन टू दोज स्टूडेंट जिन्होंने अभी गलतियां की है। और कॉन्ग्रेचुलेशन इसलिए क्योंकि अभी गलतियां कर ली ना तो बाद में नहीं करेंगे, एग्जाम में नहीं करेंगे। और जो अभी यूं करके बैठे हैं, देख रहे हैं अच्छा सर पढ़ा रहे हैं, पढ़ा तो ठीक ही रहे, समझ में आ भी रहा है, चलो ठीक, पढ़ाओ पढ़ाओ, अच्छे लग रहे हो आप पढ़ाते। जो हाथों को ऐसे करके बैठे हैं ना, जिनके हाथ में ना पेन है ना कॉपी है, ना वो कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर लिख रहे हैं, या ना वो 6 पॉइंट जो हमें नोटिस करने हैं वो कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं, जो इनमें से कुछ भी नहीं कर रहा, मुसीबत उस व्यक्ति के लिए है, समस्या उस व्यक्ति के लिए है। जो लिख रहा है, गलतियां कर रहा है, उसके लिए तो समस्या है ही नहीं। आज नहीं कल सीख जाएगा, क्योंकि शुरुआत तो उसकी हो चुकी। लेकिन जिसने शुरुआत ही नहीं की, समस्या उसके साथ आएगी। ठीक है, तो शुरुआत कीजिए। अगला सेकंड सेपरेट सेंटेंस आपको फिर से मिल गया। शी वॉज टायर्ड ऑफ वॉकिंग, वह चलने से थक चुकी थी। शी ले डाउन टू टेक रेस्ट, और वो लेट गई रेस्ट लेने के लिए। क्या बना? सेम यही रूल फॉलो हो गया। शी और शी ठीक है, वॉज और ले डाउन ठीक है। वॉज का बनाया बी के अंदर लगाया आईएनजी, खत्म काम। यहाँ पर ले डाउन का, इसको हम लोग अपनी फाइनाइट वर्ब बनाने वाले हैं तो इसके साथ छेड़खानी करनी नहीं है। शी दोनों जगह है, देख लिया। तो बीइंग बाकी आ गया टायर्ड ऑफ वॉकिंग, चलने से थकी हुई, कॉमा आ गया, कॉमा चाहिए था। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आ गया और आगे का वाक्य यथावत आ गया, खत्म बात। 3-4 पॉइंट नोटिस करें, हमारा काम हो गया। राइट, नेक्स्ट गाइस, इसमें हमारा आ जाता है अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल का संबंध वाक्य के ऑब्जेक्ट से हो तो उसे ऑब्जेक्ट के बाद ही रखते हैं। अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल का संबंध किससे है? वाक्य के ऑब्जेक्ट से है। वाक्य के ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है कि सेंटेंस में हम जो लिखते हैं ना, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब स्लैश या प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये वाला ऑब्जेक्ट ही है। ये कोई अलग ऑब्जेक्ट नहीं है। सामान्यतः हम जो ऑब्जेक्ट लिखते हैं वही ऑब्जेक्ट है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का संबंध वाक्य के ऑब्जेक्ट से हो तो उसे ऑब्जेक्ट के बाद में रखते हैं। उसे किसे? प्रेजेंट पार्टिसिपल को ऑब्जेक्ट के बाद रखते हैं। कैसे रखते हैं? उदाहरण से समझिए। आई सॉ रमेश, ही वॉज अब्यूजिंग हिज नेबर। ठीक है, तो आई सॉ रमेश, ही वॉज अब्यूजिंग हिज नेबर्स। तो मैंने रमेश को देखा और वो अपने पड़ोसियों को पवित्र भजन सुना रहा था। अब्यूजिंग का मतलब वैसे ये नहीं होता है ना, गाली देने के अर्थ में होता है।
लेकिन मैं पता नहीं क्यों मुझे ऐसे शब्दों का प्रयोग करना ठीक नहीं लगता। आई सॉ रमेश ही वॉज अब्यूजिंग हिज नेबर। तो मैंने रमेश को देखा, वह अपने पड़ोसियों को पवित्र शब्द कह रहा था। तो अब यहां पर रमेश जो है वो एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है और आगे वाला काम करने वाला कौन है? रमेश है। तो अगर हम यहां से ऑब्जेक्ट को उड़ा देते हैं, अगर हम यहां से ऑब्जेक्ट को उड़ा देते हैं तो ये वाक्य लिखते समय हमें पता ही नहीं चलेगा कि यहां कौन था। रमेश था, दिनेश था, सुरेश था, सुकेश था, महेश था, कौन था पता ही नहीं चलेगा। और पता नहीं चलेगा तो उसके अकॉर्डिंग ये वाक्य नहीं बनेगा। तो यहां पर हो गई गड़बड़। अब यहां पर हमने क्या किया कि हमने रमेश और ही में से एक को चुनना था, क्योंकि रमेश भी रमेश को ही दर्शा रहा है और ही भी रमेश को ही दर्शा रहा है। रमेश भी रमेश को ही दर्शा रहा है, ही जो है वो भी रमेश को ही दर्शा रहा है। क्योंकि ही किसके लिए आया? आई सॉ रमेश, मैंने रमेश को देखा। ही वॉज अब्यूजिंग हिज नेबर्स, जो कि अपने पड़ोसियों को कुछ कह रहा था। तो अब यहां पर देखिए अब्यूजिंग जो है वो अभी क्या है? अभी यहां पर ये मेन वर्ब है। अब्यूजिंग यहां पर क्या है? अभी मेन वर्ब है। क्योंकि देखो ना, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अगर मुझे सेंटेंस बनाना है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या बनाऊंगा मैं? वॉज या वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऐसे ही तो बनाऊंगा। और यहां पर क्या बना? वॉज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो यहां पर मेन वर्ब के तौर पर ये आ गया। अब मुझे क्या करना है? मैं थोड़ा सा दिमाग लगाया और थोड़ा सा दिमाग लगा के मैंने देखा यार कि रमेश को रख लेते हैं, ही वर्ब को हटा देते हैं, इसकी आवश्यकता नहीं है। क्या बना? आई सॉ रमेश, मैंने रमेश को देखा। अब्यूजिंग हिज नेबर्स। अब यहां पर अगर मैं देखूं, इस वाक्य को ऐसे करूं और इस वाक्य को ऐसे करूं तो मेरा काम हो गया कि मैंने रमेश को देखा और ये रमेश ही है। अब्यूजिंग हिज नेबर, अपने पड़ोसियों को अपशब्द कहते हुए। तो यहां पर क्या हो गया? मैंने रमेश को देखा, वह अपने पड़ोसियों को अपशब्द कह रहा था। यहां पर क्या हुआ? मैंने रमेश को अपशब्द कहते हुए देखा उसके पड़ोसियों को। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाक्य कंबाइंड होकर के बनाया जा सकता है। इस तरीके से भी हम लोग इस सेंटेंस को बना सकते हैं, खास करके कब? जब हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में। प्रेजेंट पार्टिसिपल में ये किया जा सकता है। उपयुक्त वाक्य में पार्टिसिपल का संबंध वाक्य के ऑब्जेक्ट रमेश से है। इस वाक्य में क्या हुआ कि इसका जो संबंध था वाक्य का, आई सॉ और अब्यूजिंग हिज नेबर्स, इन दोनों का संबंध किससे है? रमेश से है। रमेश कॉमन लिंक है इन दोनों के बीच में, ही कॉमन लिंक नहीं है। आई जो है वो कॉमन लिंक नहीं है। यहां पर आप देखेंगे कि आई और ही अलग अलग सब्जेक्ट होते हुए भी अगर हमें दो सिंपल सेंटेंस को मिला के एक सिंपल सेंटेंस बनाना है तो हमें इन दोनों सिंपल सेंटेंस के बीच में एक कॉमन पॉइंट देखना होगा, जिस कॉमन पॉइंट से हम दोनों सेंटेंसेस को लिंक कर सकें। यहां पर यही हो रहा है ना, सब्जेक्ट तो सिमिलर नहीं है, जबकि हमें कहा गया था कि सब्जेक्ट सिमिलर देखना। थोड़ी देर पहले टहलते टहलते कह रहा था ना मैं, ये अपवादों का ही खेल है। ऐसे ही थोड़ी कह रहा था मजाक में नहीं कह रहा था, ये सच में अपवादों का ही खेल है। इट्स अ गेम ऑफ एक्सेप्शंस। तो एक्सेप्शंस तो यहाँ आएंगे, अपवाद यहाँ आएंगे। और मैंने इसीलिए कहा था कि थोड़ा सा अपने मन को, थोड़ा सा अपनी बुद्धि को, अपने एक्सपीरियंस को थोड़ा सा ओपन रखना, थोड़ा सा खुला रखना, ताकि नई चीज़ें जो आपकी पुरानी विचारधारा या अवधारणा को ठेस पहुंचाती हुई भी आए ना, तो उनके लिए आपकी लाइफ में थोड़ी सी जगह बन जाए। ये वही चीज़ है, इसी के लिए कह रहा था। ठीक है, तो इन्हें और इसी तरह की और चीज़ों को हम लोग थोड़ा थोड़ा अपने जीवन में स्थान देते हुए चलेंगे। कि इससे पहले हम जो वाक्य देख रहे थे वहां हम एक चीज़ कॉमन चाह रहे थे कि सब्जेक्ट कॉमन हो, दोनों जगह एक ही सब्जेक्ट हो। लेकिन यहां पर हमने क्या देखा कि देखने वाला तो मैं, देखने वाला तो मैं, और मैंने क्या देखा कि ही वॉज अब्यूजिंग हिज नेबर्स। दूसरे वाक्य में सब्जेक्ट कौन बन गया? ही। तो आई और ही तो एक समान है ही नहीं, क्योंकि मैं तो रमेश हूं ही नहीं। देखने का काम मैंने किया, पड़ोसियों को अपशब्द कहने का काम रमेश कर रहा है।
अब ऐसी कंडीशन में सब्जेक्ट अलग अलग हो गए, लेकिन फिर भी अगर सब्जेक्ट से हमें कॉमन पॉइंट नहीं मिला तो ऑब्जेक्ट से हमें कॉमन पॉइंट मिल गया। कैसे मिला कि यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है और यहाँ जो सब्जेक्ट है ये एक ही व्यक्ति है, और वो कौन है? रमेश। इसलिए हमने कॉमन पॉइंट को देख करके दोनों वाक्यों को जोड़ दिया, अटैच कर दिया। ठीक है, चलिए अगला देख रहे हैं हम लोग पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है कि यहां पर सदैव वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तथा इसका प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में होता है, जैसे निम्न उदाहरण में लॉस्ट का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है। चलिए, तो यहां पर ये वर्ब की तरह इस्तेमाल नहीं होगा, यहां ये केवल और केवल एडजेक्टिव यानी कि विशेषण के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म का। वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल, वर्ब की थर्ड फॉर्म फर्स्ट पास्ट पार्टिसिपल, वर्ब की थर्ड फॉर्म 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 पास्ट पार्टिसिपल। मेरा 7 बार हो गया, फटाफट से कर लो खुद का भी। 1 2 3 4 5 6 7, जल्दी से। वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल, वर्ब की थर्ड फॉर्म, 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 वर्ब की थर्ड फॉर्म। चलो, पास्ट पार्टिसिपल कौन सी है? वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। इसका प्रयोग केवल एडजेक्टिव यानी विशेषण के रूप में होता है। आगे जो एग्जांपल आएगा उसमें आप लॉस्ट के माध्यम से इसे देख सकते हैं, इसे समझ सकते हैं। वाक्य क्या है? तो वाक्य सीधा है, आई फाउंड माई पेन, मुझे मेरा पेन मिल गया। इट वॉज लॉस्ट, वह खो गया था। कौन? मैं खो गया था कि पेन खो गया था? बताओ यहां पे किसके लिए कह रहा है? किसके लिए कह रहा है? कौन खो गया? मैं खो गया कि पेन खो गया? स्वाभाविक सी बात है पेन ही खोया होगा, मैं थोड़ी कहूंगा। तो यहां पे क्या है? आई फाउंड माई पेन, इट वॉज लॉस्ट, मुझे अपना पेन मिल गया जो कि या वह खो गया था। अब यहां पर मुझे कॉमन पॉइंट क्या मिल गया? ये ऑब्जेक्ट और ये सब्जेक्ट कॉमन है, क्योंकि यहां पे जो माई पेन है वही इट है। तो माई पेन और इट अलग अलग नहीं है, कॉमन पॉइंट मिल गया। अब मैं दोनों को एक कर लूंगा, अब मैं दोनों को मिला लूंगा। अब मेरा जो पेन खो गया था उसको मैं, एक तो हो गया पेन खो गया, पेन खो गया या खो गया था। अब जो पेन खो गया था उसको मैं एक शब्द में कहना चाहता हूं, खोया हुआ पेन। पहला वाक्य क्या है? पेन खो गया था या पेन खो गया। और अब जो पेन खो गया उसको मैं क्या कह रहा हूं? खोया हुआ पेन। तो यहां पर जब मैं कह रहा हूं पेन खो गया था, तो पेन का खो जाना क्या है? क्रिया है। पेन का खो जाना क्या है? क्रिया है। और क्रिया कैसे बनी? तो लूज, लॉस्ट, लॉस्ट। कैसे बनी? लूज, लॉस्ट, लॉस्ट। तो यहां पर जब पेन खो गया तो वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या बनी मेरी? लॉस्ट बन गई। लेकिन खोया हुआ पेन अगर मैं इंग्लिश में बताना चाहूंगा तो मैं कहूंगा लॉस्ट पेन। तो जब क्रिया हो रही थी तब वर्ब की सेकंड फॉर्म के अकॉर्डिंग लॉस्ट लग गया, और जब मैंने पेन का विशेषण, पेन का एडजेक्टिव इसे बना लिया, तो मैंने यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर लिया। बोलो किसका प्रयोग कर लिया? वर्ब की थर्ड फॉर्म का यहां मैंने प्रयोग कर लिया। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा करके मैंने उसे पार्टिसिपल बना लिया। कौन सा पार्टिसिपल बना लिया? अभी अभी 7-8 बार बुलवाया है, एक आध बार और बोल लो। कौन सा? पास्ट पार्टिसिपल बनाया है उसे। कौन सा बनाया है? पास्ट पार्टिसिपल मैंने उसे बनाया है। तो अब देखिए, जब मैं यहां पे कहता हूं आई फाउंड माई लॉस्ट पेन, तो मैंने कहा कि मुझे मेरा खोया हुआ पेन मिल गया। और जब यहां कह रहा था तो पहले कहा मुझे मेरा पेन मिल गया, वह खो गया था। अब इस बात को दोनों को जोड़ के हिंदी में कितना सारा साधारण, सरल, सामान्य, क्या बोलूं, जबान ही लड़खड़ा गई कि क्या बोलूं इसको, साधारण बोलूं, सामान्य बोलूं कि सरल बोलूं। कितना सरल से समझ में आ गया। आज अगर मैं यही कहूंगा ना कि यार मेरे पास एक पेन था, मेरा पेन खो गया, अब वो पेन वापस मिल गया, तो मेरा, यार मैंने तेरे को बताया था मेरा पेन खो गया था, मेरा खोया हुआ पेन मिल गया। अब मैं ये थोड़ी बोलूंगा कि मेरा पेन खो गया था वो मुझे मिल गया, या मुझे पेन मिल गया, वह पेन जो खो गया था, या वह जो खो गया था। ऐसा क्यों बोलूंगा?
सीधा बोलूंगा ना यार मेरा खोया हुआ, और आप अपनी भाषा में बोलूंगा ना यार गुमा हुआ पेन मिल गया। काहे का खोया हुआ, कौन बोलता है खोया हुआ? मेरा पेन गुम गया था और गुमा हुआ पेन मिल गया। सीधी सी बात है। आई बात समझ में? तो इस तरीके से हम लोग किसका प्रयोग कर सकते हैं? पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो उस तरीके से हमने यहां बनाया आई फाउंड माई लॉस्ट पेन, और यहां पर ये जो लॉस्ट है और ये जो लॉस्ट है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है जो वाक्य को सिंपल पास्ट टेंस में बना रहा है, और ये मेरी वर्ब की थर्ड फॉर्म है जो इसे पास्ट पार्टिसिपल बना रहा है। दिखने में दोनों एक जैसे हैं लेकिन दोनों का परिचय एक समान नहीं है। नेक्स्ट आता है नंबर 3 परफेक्ट पार्टिसिपल। कौन सा आ गया नंबर 3? परफेक्ट पार्टिसिपल है। इसमें हैविंग के साथ, किसके साथ बोलो? हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। भैया किसका प्रयोग कर रहे हैं? हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का। 5 बार बोलना है, 7 बार बोलना है? कितनी बार बोलेंगे? 5 बार बोल लेते हैं। 5 ठीक है। हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सा? कौन सा है? हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट पार्टिसिपल। कौन सा है? परफेक्ट पार्टिसिपल कौन सा है? परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म और उससे पहले हैविंग। तो हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट पार्टिसिपल कहलाती है। इसे प्रयोग में लाया जाता है जब एक कार्य के, बहुत बढ़िया, पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए, तब उसके बाद दूसरा कार्य प्रारंभ हो तो उसमें जो क्रिया को समाप्त होना दिखाती है उसे परफेक्ट पार्टिसिपल में बदल देते हैं। मैंने खाना खाया, खाना खाने के बाद मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। 2 कार्य हैं, क्रम से हो रहे हैं। पहला कार्य मैंने खाना खाया, अब बात यह है कि मैं खाना खा चुका, मेरे खाना खाने की जो क्रिया है वो समाप्त हो चुकी, और अभी मैं पढ़ा रहा हूं जो कि जारी क्रिया है। तो अब जो क्रिया समाप्त हो चुकी है, ध्यान रखना, जो क्रिया पहले एक कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए उसके बाद दूसरा कार्य प्रारंभ हो, तो जो क्रिया कार्य को समाप्त होना दिखाती है, जो क्रिया कार्य का समाप्त होना दिखाती है उसको परफेक्ट पार्टिसिपल में बदलते हैं। और परफेक्ट पार्टिसिपल में बदलने के लिए उसका क्या करना है? हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर लेना है। शी हैड कंप्लीटेड हर रिटन वर्क, शी वेंट टू द मार्केट। तो वह अपना लिखने का कार्य जो है वो समाप्त कर चुकी थी। कौन सा कार्य समाप्त कर चुकी थी? लिखने का कार्य समाप्त कर चुकी थी। उसके बाद शी वेंट टू मार्केट, उसके बाद वो बाजार चली गई। तो पहला कार्य, मुझे बताओ कि यहां कौन सा कार्य पूर्ण होने का भाव दे रहा है? शी वेंट टू मार्केट, तो ऐसा कार्य है ही नहीं जो पूर्ण हो सके। महिलाओं के लिए मार्केट जाने का काम पूर्ण होने वाला काम है क्या? नहीं, आज जीवन चलता है वो कभी पूर्ण नहीं होता। हर तीसरे दिन जाना होता है मार्केट में, हर बार कुछ ना कुछ नया आता है, कुछ ना कुछ नई शॉपिंग करनी होती है, खरीदारी करनी होती है। महिलाओं का कार्य है वो, तो ठीक है, वो तो ये मार्केट जाने वाला काम तो यार मैं नहीं मान सकता पूर्ण हो, आप भले ही मान लो, ये कभी पूर्ण नहीं होता। जितनी बार जाना है चले जाओ, जाते रहो, ये जीवन भर ये कार्य चलता रहता है, कभी पूर्ण नहीं होता। तो कंप्लीट कौन सा हो रहा है? रिटन वर्क कंप्लीट हो सकता है। तो अब देखिए, ये शब्द जो था ना कंप्लीटेड, ये शब्द मुझे बता रहा है कार्य का पूर्ण होना। मुझे कार्य के पूर्ण होने का आभास कैसे हो रहा है? क्योंकि यहां पे कंप्लीटेड लिखा हुआ है, इसलिए मैं मान रहा हूं कि यहां काम पूरा हो गया। तो जो वर्ब, जो क्रिया कार्य का पूर्ण होना बता रही हो उसको तो ले लो वर्ब की थर्ड फॉर्म में, और उससे पहले लगा लो हैविंग, उससे पहले लगा लो हैविंग, और बाकी चीजों को यथावत ले लो। तो देखो, हैविंग कंप्लीटेड, उसके बाद में सब्जेक्ट को उड़ाई दिया, इस हेल्पिंग वर्ब की हमें जरूरत ही नहीं क्योंकि हम यहां पे हैविंग लगा चुके। हर रिटर्न वर्क, हर रिटर्न वर्क एज इट इज आ गया, फिर कॉमा ले लिया, शी वेंट टू मार्केट, कोई चेंज नहीं करूंगा इसमें, यथावत रख लूंगा इसको एज इट इज। सेकंड सेंटेंस को तो मेरा मन होता है एज इट इज उठा लो, सबसे बढ़िया काम।
जहां पर भी प्रेजेंट पार्टिसिपल आ रहा हो या परफेक्ट पार्टिसिपल आ रहा हो, वहां सेकंड वाक्य तो सामान्यतः 99% केसेस में सीधा उठ करके आ जाता है, कोई उसमें फालतू दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या देखा कि हम लोगों ने हैविंग लगाया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई सबसे पहले, उसके बाद में इसका जो ऑब्जेक्ट था उस ऑब्जेक्ट को यथावत उठा के रखा, फिर लगाया कॉमा, और सेकंड वाले सेंटेंस को हमने एज इट इज पूरा उठाकर यहां पर ले लिया है। ठीक है, अगला यहां पे क्या कहता है, पार्टिसिपल का पैसिव फॉर्म हैविंग बीन के साथ, यानी कि इसी पार्टिसिपल की बात हो रही है। बहुत बढ़िया, पढ़ना एक बार नीचे वाले वाक्यों को खुद से पढ़ना और फिर मुझे बताना कि अच्छा रहा कि नहीं रहा कि एक्टिव पैसिव वॉइस पहले पढ़ लिए। नहीं तो ये पहले पढ़ लेते और एक्टिव पैसिव वॉइस नहीं पढ़े हुए होते ना, तो ये बात अभी सर के ऊपर से बाउंस करके जाती। पार्टिसिपल का पैसिव फॉर्म हैविंग बीन के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म से बनता है। किसके साथ बनता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनता है। ही वॉज पनिश्ड बाय हिज टीचर, ही फेल्ट सॉरी। इसको चेंज करने के लिए हमें क्या करना है, तो रूल देखना है। तो पैसिव फॉर्म में सामान्यतः यहां पे तो हम क्या लगा रहे थे, यहां पे तो लगा रहे थे हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब यहां पर क्या करना है, अगर पैसिव वॉइस का बना रहे हो तो हैविंग के साथ बीन जोड़ दो और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म बना दो। यानी कि अगर सेंटेंस जो है वो एक्टिव वॉइस का है तो हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, अगर सेंटेंस पैसिव वॉइस का है तो क्या हो जाएगा, हैविंग का तो हैविंग ही रहेगा, प्लस आ जाएगा बीन और प्लस आ जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हैविंग बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। तो बाकी तो हमें दिमाग लगाने का जरूरत है नहीं। तो पनिश्ड अगर आ रहा है तो पनिश्ड तो ऑलरेडी वर्ब की थर्ड फॉर्म में है। ठीक है, ही वॉज पनिश्ड बाय हिज टीचर, तो पनिश्ड ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में है, थर्ड फॉर्म में रख लिया। उसके आगे क्या है, हैविंग बीन लगाना था, हैविंग बीन लगा लिया। बाय हिज टीचर को हम यहाँ ऑब्जेक्ट मान करके यथावत उठा लिए, उसके बाद लगा दिए यहाँ कॉमा और सेकंड सेंटेंस को एज इट इज उठा करके रख दिया, ही फेल्ट सॉरी। ठीक है, हैविंग बीइंग पनिश्ड बाय टीचर, टीचर से पनिश्ड होने के बाद ही फेल्ट सॉरी, वह शर्मिंदा या बुरा महसूस कर रहा था। ही वॉज पनिश्ड पैसिव वॉइस में है, अतः पार्टिसिपल के पैसिव फॉर्म हैविंग बीन पनिश्ड का ही प्रयोग हुआ है, इसलिए हम यहां पर क्या लगाएंगे, हैविंग बीन पनिश्ड लगाएंगे, हैविंग पनिश्ड नहीं लगाएंगे। 1 2 3 4 5। चलो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और मुझे सारे के सारे आंसर चाहिए इसके। नेक्स्ट लेक्चर आएगा उससे पहले पहले मुझे इसके सारे आंसर चाहिए। मैं भी आप लोगों के साथ इस बार कमेंट बॉक्स में इसके आंसर लिखूंगा, मैं भी कमेंट बॉक्स में लिखूंगा आंसर। चलो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में लिखो आंसर, मैं भी कमेंट बॉक्स में, जैसे मेरा लेक्चर खत्म होगा ना और आप लोग जिस समय पढ़ रहे होंगे ना उसके बाद आकर के मैं भी चलो कमेंट बॉक्स में दूंगा इस बार आपको। चलो मजा आएगा, मैं भी कमेंट बॉक्स में लिखूंगा आंसर। करो इसको फटाफट। कंबाइंड ईच सेट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस बाय यूजिंग पार्टिसिपल। तो पार्टिसिपल का प्रयोग करते हुए हमें इन सिंपल सेंटेंसेस को एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। आप चाहे तो वीडियो पॉज कर लीजिए, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले कॉपी में करके और फिर कमेंट बॉक्स में करना चाहे वैसे कर लीजिए, या डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में करें तो वैसे कर दीजिए। ठीक है, और आप लोगों को पता ही है एक छोटी सी आर्मी बनाने का सपना देख रहा हूं। कितने स्टूडेंट्स का कमेंट चाहिए मुझे? ओनली 100 स्टूडेंट्स का कमेंट देख रहा हूं मैं, केवल 100 स्टूडेंट्स का कमेंट चाहिए। जस्ट अ स्मॉल आर्मी ऑफ 100 मेंबर्स, केवल 100 स्टूडेंट्स की आर्मी। 100 स्टूडेंट्स के कमेंट्स मुझे चाहिए, खास करके इसके बारे में तो मुझे चाहिए, है ना, क्योंकि आर्मी चाहिए तो आर्मी ऐसी चाहिए जो AK-47 चला सके, हथगोले फेंक सके, ये सारे काम कर सके। अब 100 स्टूडेंट की आर्मी है लेकिन ऐसी आर्मी नहीं है जो इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सके, तो फिर क्या फायदा। कम से कम 100 स्टूडेंट की आर्मी हो तो ऐसी आर्मी तो हो जो इनको सॉल्व कर सके, तब तो मजे वाली बात है। तब तो हम 1000 से भिड़ जाएंगे, 2000 की आर्मी होगी तो भी भिड़ जाएंगे, क्योंकि हमारे पास 100 महारथी हैं, है ना। तो इसलिए फटाफट से इनके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। और आज के लिए इतना ही। आई होप आज का लेक्चर आप लोगों ने अच्छे से एंजॉय किया होगा, मज़ा आया होगा। बहुत साधारण तरीके से समझाने का प्रयास किया है,
बहुत साधारण तरीके से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे अपने बीच बैठा हुआ ही एक स्टूडेंट मानिए कि भाई जब तक कोई रूल सामने नहीं आता तब तक मैं भी यही मान के चलूंगा आप लोगों की तरह कि भाई जो मेरे सामने है उतना ही मुझे पता है, उसके आगे का कुछ नहीं पता। उसी तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि कुछ बहुत बेटर या बहुत ही बेस्ट कुछ होने वाला है। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट लेक्चर। टिल दैट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय। आई विल सी यू सून।